नमस्कार दोस्तों। आजकल निजीकरण की जो बात चल रही है, चाहे वह दिल्ली में हो या उत्तर प्रदेश में हो, वह चर्चा आम आदमियों की है कि आम आदमी उससे कितना प्रभावित होगा। और रेलों के निजीकरण को लेकर के जो उसके कर्मचारी हैं वह बनारस से लेकर के लखनऊ तक आंदोलित हैं। तमाम लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग बहुत कम की जा रही है। वजह जो भी हो, आप भी समझ सकते हैं इसकी क्या वजह है कि जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, या कहा जा सकता है जो निजीकरण के मुद्दे हैं, उसकी रिपोर्टिंग अखबारों में भी बहुत कम हो रही है, सोशल मीडिया पर भी बहुत कम है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ काशी प्रसाद जी हैं, जो एक लंबे समय तक कई अखबारों से जुड़े रहे हैं और वर्तमान में जो निजीकरण है और सरकार क्या कुछ कर रही है इस पर भी नज़र बनाए हुए हैं। हम उनसे इन सब मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल है, निजीकरण को लेकर के आम आदमी उद्वेलित है, लेकिन अखबारों में खबरें क्यों नहीं छप पा रही हैं? अखिलेश जी, पिछले काफ़ी समय से, ख़ास तौर से 2014 के बाद से जो जनता के सरोकारों वाले प्लेटफॉर्म हैं या जिन्हें मीडिया कहते हैं हम, सरकार की लगातार एक अप्रत्यक्ष कोशिश रही है कि उन आवाज़ों को कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए, जिससे उसकी छवि खराब होती है, वो उसको जो है छिपाना चाहती है। मतलब सरकार की छवि खराब होती है। तो ऐसे सारे मुद्दों को आप देखेंगे कि मीडिया का पहले भी कोई सरोकार नहीं, मतलब था, कम था, लेकिन अभी तो एकदम लगभग ना के बराबर है। जैसे पिछले दिनों ये काफ़ी तेज़ चर्चा है और चीज़ें हुई भी हैं कि भारत सरकार रेलवे का निजीकरण करेगी, प्लेटफॉर्म बेचेगी, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ट्रेनों को भी बेचेगी, ट्रेनें उन रूट पे चलाएगी जिनसे कि ऑपरेटर को, चलाने वाले को मुनाफा हो। तो या जो प्लेटफॉर्म टिकट पहले 2 रुपये का था, फिर 10 रुपये का हुआ, 20 रुपये का, 50 रुपये का सीधे हो गया है। निजीकरण के बाद 50 रुपये का होगा। 50 रुपये का हो गया है, ताकि उनका कहना है कि अनावश्यक लोग जो प्लेटफॉर्म पे घूमते थे वो नहीं आएंगे। खैर, लेकिन सवाल ये है कि जब निजीकरण होगा, रूट पे जो फ़ायदा कमाने वाले रूट हैं वो निजी क्षेत्र या निजी ऑपरेटर को दे देंगे, तो वो ट्रेन भी कहाँ रुकेगी और कहाँ नहीं रुकेगी ये ऑपरेटर तय करेगा। इसमें गरीब आदमी, अमीर आदमी का मतलब नहीं है। उसको जहाँ ज़्यादा यात्री मिलेंगे या जहाँ ज़्यादा सवारियाँ मिलेंगी वो वहीं रोकेगा। अभी आने वाले दिनों में ये आपको देखने को आएगा कि भैया वो रास्ते में 6 जगह पहले ट्रेन रुकती थी, अब वो 2 ही जगह रुकेगी, या भैया वहाँ नहीं रुकेगी। दूसरे, रेलवे की जो संपत्तियाँ हैं, सरकार नया कुछ कर नहीं रही है। जो संपत्तियाँ हैं उन्हीं को वो बेच के अपना हिस्सेदारी घटा रही है और प्राइवेट को बढ़ा रही है। इसी तरह एयर इंडिया घाटे में रही है और वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें रही हैं। आज भी घाटे में है। आज भी घाटे में। लेकिन ये समझना चाहिए कि इससे आम आदमी को या आम जनता को कितना फ़ायदा होता था। दुरुपयोग होना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब ये गलत कह रहा हूँ मैं कि दुरुपयोग होना गलत बात नहीं है। दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए, ये रोका जाना चाहिए। और चूंकि पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं, उन चीज़ों का आम आदमी अगर उपयोग नहीं करेगा, आम आदमी की भागीदारी नहीं होगी, आम आदमी उसमें हिस्सा नहीं होगा, तो फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा। बात सही है। हाँ, मज़े की बात यह है कि दुनिया के सारे देशों की अपनी मतलब यानी सरकारी एयरलाइन है। यदि एयर इंडिया बिक गई तो भारत ऐसा पहला देश होगा जिसके पास अपने सरकारी वो नहीं है, सरकारी हवाई जहाज़ नहीं रहेगी, सरकारी कंपनी नहीं रही। ठीक है। दूसरा आपत्तिजनक बात यह है कि सरकार ने अभी एक निजी ऑपरेटर को अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर जहाज़ उड़ाने की अनुमति दी है। ठीक है। और ये तब है कि उसके पास अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं उस पर उड़ान करने की जो न्यूनतम उड़ान संख्या होनी चाहिए 10,000 घंटे, उस तरह का अनुभव नहीं है, और सरकार ने उनको दे रखी है। ये धुआंधार उड़ रहे हैं, एयर इंडिया की जहाज़ें नहीं जा रही हैं। खैर, ये सब चीज़ें हैं। उसी तरह टेलीकॉम BSNL का तो एकदम लगभग भट्टा बैठ ही चुका है। BSNL की कोई बात ही नहीं करना चाहता, अखबारों में भी अब खबरें नहीं छपती है। उनका क्या हो रहा है, कैसे होगा।
LIC में भी सरकार हिस्सेदारी बेचना चाहती है, जो कि देश के नागरिकों का सुरक्षित मतलब अड्डा माना जाता, तो वहाँ पैसे लोग लगाते थे। ठीक है, सरकार ने GSPL जिसका जो घाटा था उसको LIC को उठाने के लिए मजबूर कर दिया। करीब 20,000 करोड़ से ऊपर का वो नुकसान है। ये अडानी वो कंपनी चला रहे थे GSPL। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो अखबारों में चर्चा होनी चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को कि हमारे पैसे से बनी हुई कंपनियां, हमारे पैसे से बने हुए संस्थान किन हालात में क्यों जो है बेचे जा रहे हैं। सरकार बेच रही है, ठीक है, बेचने दो, लेकिन क्यों बेच रही है ये तो बताओ। और इससे जो आया हुआ पैसा वो कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। GST लागू की, कहा कि भैया बहुत कलेक्शन बढ़ गया है। GDP कहा कि 5 ट्रिलियन करेंगे, वो उसका कुछ पता नहीं है, वो बता रहे हैं कि निगेटिव में जाएगी। अभी इन्फोसिस के जो मालिक हैं नारायण मूर्ति, उन्होंने कहा कि निगेटिव GDP होने की संभावना है हमारी। ठीक है, तो सरकार इन सब मुद्दों पर, या जो हमारा मीडिया इन सब मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय वो उन चीज़ों पर चर्चा कराता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत पे पिछले 25 दिन से सुबह शाम हर चैनल पे अनावश्यक डिबेट हो रही है। एक इंटरटेनमेंट दिखाया जा रहा है, मतलब अनावश्यक है, इसे अनावश्यक ही कहेंगे। इससे बड़े बड़े लोगों की, जस्टिस लोया जब मरे उन पे तो नहीं डिबेट कराई इन चैनलों ने। और आज भी कोई चैनल जस्टिस लोया मर्डर को नहीं चला सकता, नहीं, नाम नहीं लेना चाहता है। और सुशांत सिंह राजपूत में चूँकि सरकार को राजनीति करनी है, महाराष्ट्र सरकार को परेशान करना है, इसलिए इस चीज़ को हाइप दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है। उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मालूम हो गई। खैर, इसी तरह एजुकेशन का जो फील्ड है, वहाँ सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी ला रही है। अभी पॉलिसी मैंने देखी नहीं है उसमें क्या है नई शिक्षा नीति में, लेकिन इस इतनी महत्वपूर्ण चीज़ को बिना संसद में बहस के लागू करने का कार्य, मतलब कर्म करने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, एक और जरूरी बात है कि जो नए एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षाविदों से कम राय मांगी जानी चाहिए थी। तमाम प्रदेश के जो शिक्षाविद हैं, यूनिवर्सिटियों के बड़े बड़े, एक तरीके से कहा जाए शिक्षा के पितामह कहे जाते हैं, उन सबसे राय बिना मांगे कैसे सरकार ये सब काम कर दी। अब सरकार तो कह रही है कि वो जो हमारे इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे, डायरेक्टर थे, उनकी अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी ने पूरे देश के तमाम लोगों से जो है राय लेके, अच्छा, वो राय मांग ली और हम लोग को पता नहीं चला, ये बात है। मिस्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी है। लेकिन ये चीज़ ठीक है, वो कमेटी बन गई, सब कुछ रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट भी उन्होंने दे दी। लेकिन इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे देश के जो नागरिक हैं, उनकी प्रतिनिधि संसद में हैं, तो ये चर्चा के बाद यदि चीज़ लागू हो या उनके जो सुझाव हो वो भी शामिल हों तो ज़्यादा अच्छा होता। और इस दौरान कौशल विकास मिशन की बड़ी चर्चा हुई शुरुआत में, लेकिन कौशल विकास में हुआ क्या, उसके नतीजे क्या मिले, कोई बताने वाला नहीं है। कोई भारत सरकार की कोई कमेटी आंकड़े नहीं दे रही है। और सबसे जो दूसरी चीज़ है कि जो बेरोज़गारी इधर बढ़ी है, कोरोना और उसके पहले नोटबंदी और तमाम दूसरे फैक्टर हैं, तो सरकार उस चीज़ को चर्चा नहीं कर रही है, मीडिया भी उस चीज़ को नहीं चर्चा कर रही है। अच्छा, ये बताइए, तो मीडिया में जो कॉलम आते थे पहले, आज के लगभग 6 साल पहले जो आप देखते थे लंबे लंबे कॉलम होते थे, वो खेती किसानी के कॉलम होते थे, बेरोजगारी के कॉलम होते थे, उद्योग धंधों के कॉलम होते थे, वो कॉलम क्यों बंद कर दिए गए? वो लेखक कहाँ चले गए? अब ये तो जो सुधीजन है उनको बेहतर पता होगा कि उनके पास इस तरह की ज़रूरत नहीं रही, या जो आंकड़े इतने भयावह हैं वो लोगों के सामने रखना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये नीति ठीक नहीं है। सरकार यदि चीन को या दुनिया में विश्व गुरु बनने का सपना देखना चाहती है तो एजुकेशन, हेल्थ और रोज़गार,
ये तो हर आम आदमी के लिए मुहैया कराने की उनकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, और आम आदमी को मुहैया तभी होगा जब वो सरकार के हाथ में रहेगी। जी जी। सरकार अपने हाथ में तो रख नहीं रही है। सरकार तो अपना पल्ले झाड़ रही है। दूसरी चीज़, कुछ मजदूर संगठन, कुछ ओबीसी दलित संगठन ये लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं सही सरकार निजीकरण के माध्यम से या निजीकरण करके सार्वजनिक उद्यमों का आरक्षण नाम की जो संविधान में व्यवस्था है उसको कमज़ोर करना है। क्योंकि जब वो निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ जाएगी, निजी प्लेयर आएगा, वो मुनाफा कमाना चाहेगा और फिर वो जिसको रखे या किसको ना रखे ये तो उसकी जिम्मेदारी होगी, ये उसकी मर्जी होगी। आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। या तो सरकार ऐसी कोई नीति बनाए, पॉलिसी बनाए कि इतने सारे लोगों को रखना ज़रूरी है, लेकिन सरकार ये काम फिलहाल अभी तो नहीं करती नज़र आ रही। मतलब ये निजीकरण भी एक तरीके से आरक्षण की एक कार्ड के रूप में समझा जा रहा है। बिल्कुल। दलितों पिछड़ों को, जो सजग लोग हैं, उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ी है या चुनाव के पहले वो चर्चा करती रही है, वह उन्हीं एजेंडों को लागू कर रही है कि करके जो दलित पिछड़ों ने इनको वोट दिया, ये उनको निर्णय करने, उसके सोचने की चीज़ें हैं कि वो जो सरकार लाए हैं वो सरकार उनके हितों की कितनी चिंता कर रही है, कितनी उनकी जो है वो व्यवस्थाओं को। लेकिन ये बताइए, जनता एक तरीके से रॉ मटेरियल होती है, वह निर्णय अगर इतना करने लायक होती तो नेता नहीं बन जाती। उनके नेता क्या कर रहे हैं, उनकी बातें क्यों नहीं होती हैं? आखिर उनके नेता ऐसे मुद्दे उठाएं कि निजीकरण क्यों हो रहा है, कंपनियां क्यों बेच दी जा रही हैं, हमारे लोग रोजगार कैसे पाएंगे, हमारे लोग आपको वोट देते हैं, ये तो नेताओं का मुद्दा है सर। ऐसा है अखिलेश जी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, चाहे समाजवादी पार्टी हो और बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों लंबे समय तक सत्ता में रही है बारी बारी से, लेकिन दोनों दलों के पास वैचारिक अभाव है, वैचारिक चिंतन का अभाव है। और जब से काशीराम का देहांत हुआ तो बसपा में और समाजवादी पार्टी में तो मेरे ख्याल से कभी चिंतन का काम हुआ ही नहीं। ठीक है, वो कुछ लोगों को जोड़ के, कुछ जातियों को जोड़ के भावनात्मक रूप से उनको मोटिवेट करके अपना काम करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसका मातृ संगठन है आरएसएस, वो पिछले 75 साल से एक आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं और आज भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस भी आइडियोलॉजी पे काम नहीं कर रही, इसीलिए उसकी वो दुर्गति है, वो ख़त्म होने के कगार पे है। तो जो भी दल, जो भी मूवमेंट बिना विचार के चलते हैं तो उनकी से धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबका यही हाल होगा। तो क्या आप मान रहे हैं कि नेताओं की एक तरीके से मुद्दों को न उठाने की एक जो आदत बन गई है, इसका पूरे सिनेरियो पर असर दिखा है, बेरोजगारी पर भी असर दिखा है, और जो निजी संस्थाएं बेची जा रही हैं उसमें भी उसका योगदान है, और सरकार के बेलगाम होने का भी यही एक परिणाम है? अखिलेश जी, जो आपने बात कही है, जो बसपा और सपा के नेतृत्व है, क्यों आप कांग्रेस को छोड़ देते हैं? क्यों कांग्रेस को भी इसलिए छोड़ देते हैं कि कांग्रेस के इस समय तो 7 ही एमएलए हैं उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस भी हम शामिल करेंगे, वैचारिक रूप से एकदम शून्य है। इधर तो कांग्रेस चलिए थोड़ी बहुत मुद्दों को उठा रही है, लेकिन जो गंभीरता है, जो कहते हैं ना गंभीर प्रयास करना, उस तरह का नहीं हो रहा है। मतलब वो एक मैं आगे आ जाऊं, मैं आगे आ जाऊं। अच्छा बताइए, आप लंबे समय तक अखबारों में मतलब जब थे तो उस समय किस तरीके से तय होती थी पॉलिसी की, क्या एडिटोरियल में जाएगा, क्या वो ओपेड में जाएगा, और क्या जो है विचार के उसमें जाएगा? क्या इस तरीके की दखलंदाजी सरकारों की तब भी थी क्या? नहीं नहीं, कब पहले इस तरह की दखलंदाजी बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, मतलब याद मीन्स कि 1994-95 तक डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन संपादकों के पास आते थे, या जो सरकार के मंत्री, विधायक, जो भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो संपादकों से मिलने आया करते थे उनके दफ्तरों में।
इधर पिछले 20 सालों में तो ये परंपरा ख़त्म हो गई। अब तो उनके डायरेक्टर्स क्या, उनके सेक्शन अफसर से नहीं मिल सकते आप। तो ये प्रवृत्ति एक तो बदली है। दूसरे, पहले एडिटोरियल जब तय होता था तो संपादक शाम को ही ये तय कर देता था, बल्कि दोपहर में ही, कि कल हम किस बात पर एडिटोरियल लिखेंगे या किससे हमें लिखवाना है। उस समय अर्थ पे लिखने वाले, राजनीति पे लिखने वाले, सामाजिक विषयों पे लिखने वाले, साइंस और टेक्नोलॉजी पे लिखने वाले गंभीर लोग हुआ करते थे। अब हैं तो उनका कहाँ है वो अखबार या मैगज़ीन, और ऐसे लोगों को पैसा देना नहीं चाहती हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं भी नहीं। तो कुल मिला के अखबारों से सिर्फ सूचनाएं मिल रही हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं। सूचनाएं भी सही नहीं मिल पा रही हैं। सूचनाएं भी कंट्रोल्ड हैं, सरकार द्वारा नियंत्रित सूचनाएं मिल रही हैं। जो जनता की मतलब की सूचनाएं वो गायब हैं। ठीक सर, धन्यवाद। तो आप देखिए, असल मुद्दा यह है कि जो इन्फॉर्मेशन है वह भी मैनिपुलेट करके दी जाती है, छान करके दी जाती है, जैसे चाय छान दी जाती है। और जो निजीकरण के मुद्दे हैं वो खबरों में है नहीं, सुर्खियों में है नहीं। ट्रेनों से ले करके और बाकी जो संस्थाएं हैं उनको नीलाम किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी और एक तरीके से कहा जाए जो लोअर तबका होता है वह सबसे ज़्यादा रोज़गार वहीं से प्राप्त करता था। और सरकारी जो एक तरीके से रोज़गार होते थे वो सबसे ज़्यादा रेलवे से ही दिए जाते थे, बीएसएनएल से दिए जाते थे। कहा भी जाता है कि टेलीकॉम एक समय सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला एक तरीके से विभाग हुआ करता था, संस्था हुआ करती थी। अब बीएसएनएल भी ध्वस्त हो चुकी है, रेलवे को बेचा जा रहा है, लेकिन ये सब मुद्दे मीडिया में नहीं हैं। अखबारों में इनके विषय में न तो कॉलम छापे जा रहे हैं, न तो संपादकीय लिखे जा रहे हैं, न तो एक बड़ा मुद्दा है। अभी हाल ही में रेलवे के निजीकरण को लेकर के एक विज्ञापन निकला था, वह विज्ञापन जरूर देखने को मिला था, एक अंग्रेजी अखबार में निकला था और बताया गया था कि रेलवे का क्या क्या चीज़ नीलाम किया जा रहा है और PPP मॉडल के तहत क्या कुछ होने जा रहा है। यह अपने आप में गंभीर विषय है। आम आदमी इससे अनजान है, क्योंकि आम आदमी अगर अनजान है तो उसको बताने का काम नेता करते हैं, बुद्धिजीवी करते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी और नेता भी इन सब मुद्दों से पल्ला झाड़ रहे हैं। यही वजह है कि आज राजनीति भी बेलगाम है, राजनीति को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। हाँ, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देश में रेलवे और सेना दो ऐसे क्षेत्र थे। देश में फौज की संख्या है 15 लाख, पैरामिलिट्री वगैरह सब जोड़ें तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, और रेलवे कम से कम 15 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा जो व्यवसाय और तमाम चीज़ें जो हैं वो जोड़ लीजिए तो बहुत है, लेकिन 15 लाख लोगों को सीधे रोज़गार देती दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नियोजक, ठीक है। और सरकार उसकी कमर तोड़ने पर लगातार लगी हुई है। और ये चिंता वाली बात है कि एम्पावरमेंट थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स या सरकारी नौकरियों के जरिए पिछड़ों दलितों का जो सशक्तिकरण का काम हो रहा था वो कमज़ोर होगा। जी। और एक अहम सवाल यह है कि जब गांव देहात से किसान का बच्चा पढ़ लिख करके निकलता था तो उसको सबसे पहले उम्मीद होती थी कि वह रेलवे में क्लर्क हो जाएगा, छोटी सी नौकरी पा जाएगा, क्योंकि जो किसान होता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह उच्च डिग्री अपने बच्चे को दिला पाए, IAS IPS बना पाए, IFS बना पाए। ऐसे में उसकी एक ही सोच होती है कि उसका बच्चा क्लर्क बन जाए, बाबू बन जाए, रेलवे में बन जाए, BSNL में बन जाए या छोटे मोटे किसी संस्थानों में बन जाए। लेकिन ये संस्थान जब निजी हाथों में होंगे तो उस किसान का भी सपना चकनाचूर हो जाएगा, जो अपने बेटे को एक सरकारी नौकरी देने के बारे में सोच रहा था। और इसके बारे में न तो सरकार सोच रही है, न तो विपक्ष सोच रहा है, और न तो हमारे अखबारों में अब ऐसी खबरें लिखी जा रही हैं। नमस्कार।